जय माता दी दोस्तों, मैं रोहित कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण पेडागॉजी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखा करिए, जिससे आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल सकें। और हर एक वीडियो में आपको नए नए क्वेश्चन से ही सॉल्व कराए जाते हैं और जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे और यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन पेपर ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि मृतजीवी जो जीव होते हैं निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, मृतजीवी जो जीव होते हैं किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर, पशुओं पर, या फिर मृत एवं अवघटित पदार्थों पर, या फिर अकार्बनिक पदार्थों पर। ठीक है, तो मृतजीवी जो जीव होते हैं वह मृत एवं अवघटित पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात मरे हुए जीवों को खाते हैं एवं जो पदार्थ अवघटित हो जाते हैं ज़मीन पर, ठीक है, या जिनका क्षय हो जाता है, जिनको फेंक दिया जाता है, उन सड़े गड़े पदार्थों को भी ये लोग खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि शेर, पक्षी, सांप तथा वृक्ष हैं। शेर, पक्षी, सांप तथा वृक्ष को जो है किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है? ठीक है, पहला जैविक कारक, या फिर दूसरा है आपका एक ही खाद्य श्रृंखला, जैविक एवं अजैविक दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना, तो शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष जो होता है उसे जैविक कारक के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात ये जो है सांस लेते हैं एवं अपने भोजन जो है स्वयं तैयार करते हैं, दूसरों के द्वारा ही या फिर दूसरों को मार कर खाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं अर्थात निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? ठीक है ना, वे जीव जो अपने आहार अर्थात भोजन तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? परजीवी, मृतजीवी, शाकाहारी, या फिर मांसाहारी। तो उन्हें जो है वह परजीवी बोला जाता है, अर्थात जो आहार भोजन के लिए एवं जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। वन के जो पेड़ होते हैं उनकी छालों पर क्या उगे मिलते हैं? जीवाणु, लाइकेन, कवक, या फिर मांस। ठीक है ना, तो वन की पेड़ों की छालों पर जो है लाइकेन उगे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है अर्थात फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होती है तो उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, उस गैस का नाम बताना है आपको। तो इसके दौरान जो है ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे O2 भी बोला जाता है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, अर्थात CO2 आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होता है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? ठीक है ना, पर्णहरिम में जो है कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? कैल्शियम, या फिर आयरन, या फिर मैग्नीज, या फिर मैग्नीशियम, या फिर सल्फर। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा तत्व जो है पर्णहरिम में उपस्थित रहता है? तो पर्णहरिम में जो है मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, अर्थात Mg। ठीक है, और Mn जो होता है उसे मैग्नीज बोला जाता है। ठीक है, और Mg अगर लिख दिया तो मैग्नीशियम बोला जाता है। तो पर्णहरिम में जो है मैग्नीशियम रासायनिक तत्व उपस्थित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है,
तो पौधे जो है जिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें जो है प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है, अर्थात फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो कौन सी गैस अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब की जाती है पौधों के द्वारा, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है कौन सी गैस का अवशोषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहत रूप से क्या कहा जाता है। किसी मान लो कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसके सभी पारिस्थितिक तंत्र के वृहत रूप को, सभी पारिस्थितिक तंत्र हैं इनके वृहत रूप को क्या बोला जाएगा, ठीक है। जीवमंडल, प्रादेशिक क्षेत्र, बायोम या फिर वायुमंडल। तो सभी पारिस्थितिक तंत्र के वृहद रूप को जो है जीवमंडल के नाम से जाना जाता है, अर्थात जहाँ पे सभी जीव उपस्थित रहते हैं, निवास करते हैं, ठीक है, और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है। तो इसके अंतर्गत जो है तारपोड को नहीं रखा जाता, पोंड को नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंड जो है इसका उदाहरण नहीं होता, बाकी एक्चुरी, धारा एवं लैगून जो है लोटिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ऊर्जा जो होती है वह एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पारिस्थितिक तंत्र होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा या फिर जल जीवशाला द्वारा, ठीक है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है वह कृषि भूमि द्वारा निर्मित किया जाता है या फिर बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है क्या कहलाता है, ठीक है ना। विश्व का कौन सा भाग है जहाँ पर मानव अधिवास अर्थात मानव निवास के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, अर्थात अनुपयुक्त है, तो उसे क्या बोला जाता है। पारिस्थितिक तंत्र, एक भूयों, MDC या फिर उपरोक्त सभी। तो इसे जो है एक्यूमेन बोला जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है। घास भूमि को किस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय या फिर कृत्रिम। तो घास भूमि को जो है वह स्थलीय भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घास जो है वह स्थल पे उगती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, घरों पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।